Good morning class. Today we discuss geography chapter 4 discuss in this video और chapter 4 is air. Yes, तो students आज पार्ट 1 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपका जो चैप्टर है ज्योग्राफी के अंदर एयर, उसका चैप्टर 4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. पार्ट 1 वी डिस्कस इन दिस वीडियो. यस, फर्स्टली वी डिस्कस न्यू वर्ड्स टू रिमेंबर. फर्स्टली हम क्या डिस्कस करेंगे? न्यू वर्ड्स डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के. यस, फर्स्ट न्यू वर्ड इज़ ग्लोबल वार्मिंग. यस, फर्स्ट न्यू वर्ड इज़ ग्लोबल वार्मिंग. यस, आप इस वर्ड से नोन होंगे या आपने ये जो वर्ड है सुना होगा. यस, तो देखिए क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग. यस, देखिए राइज इन द टेम्परेचर ऑन अर्थ ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट. यहाँ ये बोल रहा है ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है जो टेम्परेचर का राइज होना, टेम्परेचर का बढ़ना ये, और अर्थ ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और ये टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ रही है. जो हवा के अंदर या हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो कंटेंट है वो कंटेंट क्या है? बढ़ रहे हैं. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो रहा है. और ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होने क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है. लाइक हम देखते हैं जो अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 50 तक टेम्परेचर पहुँच जाता है इन समर्स. तो ये क्या है? ये ग्लोबल वार्मिंग ही है. नाउ ये सेकेंड की टर्म इज़ ट्रोपोस्फियर. यस, ट्रोपोस्फियर इज देखिए द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर वेयर ऑल वेदर चेंज टेक प्लेस. जहाँ एटमॉस्फियर होता है और वहाँ जहाँ सारे मौसम्स चेंज होते हैं, वो जो लेयर है एटमॉस्फियर की सबसे नीचे वाली जो लेयर है और लोएस्ट लेयर है, और जहाँ सारे मौसम्स चेंज होते हैं, सारे वेदर्स चेंज होते हैं, वो जो लेयर कहलाती है ट्रोपोस्फियर. नाउ नेक्स्ट न्यू वर्ड इज स्ट्रेटोस्फियर. यस, देखिए क्या होता है स्ट्रेटोस्फियर? द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर. एटमॉस्फियर के अंदर जो सेकेंड लेयर होती है उसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, विच इज़ रिच इन ओजोन गैस. स्ट्रेटोस्फियर में क्या होती है? ओजोन गैस अवेलेबल होती है. यस, नेक्स्ट की टर्म इज लोनोस्फियर. देखिए क्या होता है? अ पार्ट ऑफ द थर्मोस्फियर कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स called ions which help in reflecting radio waves back to the earth. यहाँ ये बोल रहा है आइनोस्फियर मीन्स होता है, ये पार्ट होता है थर्मोस्फियर का ही. सबसे फर्स्ट जो होता है जो आइनोस्फियर होती है वो थर्मोस्फियर का ही पार्ट होती है. यहाँ जो इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल वो चाहे तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं आयंस बोलते हैं. विच हेल्प इन रिफ्लेक्टिंग रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ. जो रेडियो वेव्स है वो वापस अर्थ पर लाने में हेल्प करती है, मतलब कम्युनिकेशन में. आज जो हम बोलते हैं ना सेटेलाइट सिस्टम चल रहा है, तो आज फ़ोन जो चल रहे हैं जिस सिस्टम की वजह से, तो इसी आइनोस्फियर की वजह से ही, इस लेयर की वजह से ही कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन में क्या करती है? हेल्प करती है. यस, फिर देखिए वेदर क्या होता है? कंडीशन ऑफ एटमॉस्फियर रिकॉर्डेड स्मॉल एरिया फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. किसी स्मॉल एरिया में, मतलब छोटी सी जगह पे शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, लाइक 1 मंथ 15 डेज के लिए जो कंडीशंस होती है, लाइक विंटर्स हो रही है या समर्स हो रही है, रेनी सीजन हो रहा है 2 to 3 मंथ के लिए, तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए 2 से 3 महीने के लिए विंटर होती है, 2 to 3 मंथ के लिए ही समर्स आती है, 2 to 3 मंथ के लिए रेनी सीजन होता है. तो ये कहलाता है वेदर. फिर है क्लाइमेट. क्लाइमेट जो होता है एवरेज वेदर कंडीशन रिकॉर्डेड ओवर लार्ज एरिया फॉर लॉन्ग पीरियड. जो वेदर था वो तो हमने पढ़ा शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए 2 to 3 ईयर, बट जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होगा, मे बी 50 ईयर 100 ईयर या उससे भी मोर देन हो सकता है, और लॉन्ग एरिया के लिए होता है. मे बी जो वेदर है वो तो हो सकता है हर डिस्ट्रिक्ट में ही चेंज हो, लाइक यहाँ भिलवाड़ा में रेन हो रही है, कहीं और भिलवाड़ा के पास वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ बारिश नहीं हो रही, बट जो क्लाइमेट होता है वो एक लार्ज एरिया में, मतलब बहुत बड़े एरिया में सेम ही रहता है क्लाइमेट. तो नेक्स्ट है इंसुलेशन. क्या होता है? देखिए द इनकमिंग सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय द अर्थ. मतलब जो सूर्य की जो गर्मी आती है, सन रेज जो आती है, वो कहलाती है इंसुलेशन. सूर्य तप भी उसे हिंदी में बोलते हैं. फिर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बोलते हैं वायुमंडलीय दाब. मतलब एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर लगता है वो चीज़ कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ सरफेस. मतलब जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर लगता है वो अर्थ तक आता है, वो चीज़ कहलाएगी
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ सेकेंड नेक्स्ट की टर्म इज साइक्लोन। साइक्लोन को हिंदी में बोलते हैं चक्रवात। जो तूफान जो आता है, आपने देखा होगा कभी न्यूज़ चैनल वगैरह में तूफान वगैरह आते हुए किस तरह से गोल गोल हवा जो चलते हुए आती है, साइक्लोन वो। अ लोअर प्रेशर सेंटर सराउंडेड बाय हाई प्रेशर, मतलब लो प्रेशर से वो कहाँ किसकी तरफ जाती है, वो हवा जो होती है वो हाई प्रेशर की तरफ जाती है, तो ये चीज़ कहलाती है साइक्लोन। नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को हिंदी में बोलते हैं नमी। बारिश के दिनों में जो नमी वाला मौसम, जो सीलन वाला जो चीज़ होती है, वो चीज़ कहलाती है ह्यूमिडिटी। यस, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, मतलब एयर के अंदर कितने पानी की मात्रा मौजूद है, वाटर अवेलेबल है, तो वाटर वेपर अवेलेबल है, मतलब पानी वेपर के रूप में, भाप या वॉष्प। वेपर मतलब भाप या वॉष्प के रूप में एयर में अवेलेबल है, वो चीज़ कहलाती है ह्यूमिडिटी, मतलब नमी। नेक्स्ट है मेसोस्फीयर। यस स्टूडेंट्स, देखिए मेसोस्फीयर क्या है। द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। मेसोस्फीयर कौन सी लेयर है, थर्ड नंबर की लेयर है एटमॉस्फेयर के अंदर। वेयर मेट्रोइड्स बर्न अप, जहाँ मेट्रोइड्स जो होते हैं बर्न अप मतलब जलते हैं, जो आकाश से जो मेट्रोइड्स किससे बनते हो, गैसेस और रॉक से बनते हैं, तो इस लेयर में आकर मेट्रोइड्स क्या हो जाते हैं, बर्न अप मतलब जल जाते हैं, इसलिए इस लेयर का नाम दिया हुआ है मेट्रोस्फीयर, सॉरी मेसोस्फीयर इस लेयर को बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ वेरी थिन। सबसे जो ऊपर वाला एटमॉस्फेयर की जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो कहलाती है एक्सोस्फीयर, और वहाँ जो एयर हवा की जो डेंसिटी मतलब हवा का जो घनत्व होता है या हवा का जो घनापन होता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब थिन लेयर होती है, बहुत ही थिन। यहाँ पर जो एयर की डेंसिटी होती है बहुत ही थिन होती है, मतलब बहुत ही पतली होती है। यह सब देखेंगे। टेम्परेचर देखिए, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ एयर, मतलब टेम्परेचर तापमान। जो आपने ये वर्ड सुना भी होगा कि अभी जो समर्स में क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है तापमान, तो मतलब हॉटनेस बढ़ रही है। वही अगर हम विंटर में देखेंगे तो क्या देखते हैं हम, टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मतलब कम हो रहा है, तो इसका मतलब सर्दियाँ बढ़ रही है, मतलब कूलनेस हो रही है। तो ये हॉटनेस और कूलनेस को कैसे शो करते हैं हम, टेम्परेचर के थ्रू। अब देखिए आइसोबार्स क्या होते हैं। आइसोबार्स को हिंदी में बोलते हैं समताप रेखा। यस, क्या होती है देखिए, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन मैप्स दैट जॉइन प्लेस ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक इमेजिनरी लाइन है, आइसोबार क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो ड्रॉन ऑन मैप्स, एक मैप में ड्रॉ किया जाता है उस आइसोबार को, जॉइन प्लेस ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो जो एटमॉस्फेयर के जो प्रेशर को शो करता है, तो आइसोबार से ये होता है, एक इमेजिनरी लाइन है ये। फिर देखिए विंड, हवा, जो द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम रीजन हाई प्रेशर टू लो रीजन। हॉरिजॉन्टल होता है, हवा का जो बहाव होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, और ये कैसे होता है, लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर एरिया की तरफ हवा जाती है। हवा किस तरफ जाती है, जहाँ प्रेशर कम है वहाँ से हाई प्रेशर जहाँ होता है वहाँ उस तरफ हवा जाती है, और ये हॉरिजॉन्टल होती है हवा। नेक्स्ट जो लास्ट है पार्टिसिपेशन मीन्स, देखिए द कमिंग डाउन ऑफ मॉइस्चराइजर फ्रॉम द क्लाउड इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नोफॉल, हेल और सिल्ट। मतलब जो मॉइस्चराइजर नमी जो है क्लाउड्स में, या क्लाउड्स के अंदर जो वाटर अवेलेबल है वो किस फॉर्म में, या तो रेन बारिश की फॉर्म में, या स्नोफॉल अगर हो जाता है तो, या हेल मतलब ओले गिरना, बर्फ़ के जो टुकड़े गिरते हैं बारिश के साथ, तो उसे बोलते हैं ओले, इंग्लिश में उसे बोलते हैं हेल, और स्लिट मतलब ओले के साथ अगर बारिश, अगर ये चीज़ जो होती है तो ये कहलाती है पार्टिसिपेशन। ये मतलब जो क्लाउड्स में जो मॉइस्चराइजर अवेलेबल है वो किसी भी फॉर्म में क्या है, अर्थ पर उसका आना, चाहे तो रेन के फॉर्म में, चाहे स्लिट के फॉर्म में, चाहे हेल के फॉर्म में, मतलब ओले के रूप में आना, तो ये चीज़ कहलाती है पार्टिसिपेशन। तो यस स्टूडेंट्स, नाउ योर न्यू वर्ड इज कंप्लीट। Now come to next topic, atmosphere. We discuss atmosphere. Yes, what is atmosphere? Our second term is atmosphere. यस देखिए, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण, जिसका हम बोल सकते हैं हिंदी में। यस देखिए क्या होता है एटमॉस्फेयर का मतलब, अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एनवलप ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। मतलब अर्थ के चारों तरफ एक एनवलप,
एनवलप मतलब लिफाफे जैसा बना हुआ है एयर का, हवा का, उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। मतलब हमारे चारों तरफ जो एयर का एनवलप बना हुआ है, अर्थ के चारों तरफ अर्थ का जो एनवलप बना हुआ है वो कहलाता है एटमॉस्फेयर कहलाता है वो। यस, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल रिलैम ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। और ये क्या है, एक अभिन्न हिस्सा है, मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल मतलब जो प्रकृति से मिला है, गॉड गिफ्ट जो है उसमें ये इम्पॉर्टेंट है। एटमॉस्फेयर भी क्या है, ह्यूमन मेड, इंसानों ने बनाया, क्या है, नेचुरल है, हमें नेचर से गिफ्ट में मिला है। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ एसेंशियल गैसेज दैट हेल्प टू सस्टेंस लाइफ ऑन दी अर्थ। और यहाँ बोल रहा है अर्थ एटमॉस्फेयर में क्या है, एसेंशियल जो जरूरी गैसें हैं वो अवेलेबल है, उसी की वजह से क्या है अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। अगर एटमॉस्फेयर में ये गैसेस ना हो तो अर्थ पर क्या है, लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो वो जरूरी गैसें, एसेंशियल गैसेस क्या है, एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट देखिए, इट एक्ट एज ए ब्लैंकेट बाय प्रिवेंटिंग द अल्ट्रा वायलेट रेजेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। और ये जो ब्लैंकेट है, मतलब अर्थ है, अर्थ के चारों एक ब्लैंकेट बना हुआ, तो ये जो ब्लैंकेट है वो क्या करता है, सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेजेज जो होती है, मतलब ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है, पराबैंगनी किरणें इनको हिंदी में बोलते हैं, ये बहुत ही हार्मफुल होती है। अगर ये डायरेक्ट सन की अगर ये रेज अगर यहाँ पर आए अर्थ पर, तो ये क्या करती है, जो ह्यूमन बीइंग है उसको क्या करेगी, हार्म करेगी, नुकसान पहुंचाएगी, इंसानों को नुकसान पहुंचाएगी। तो इसलिए ये जो ब्लैंकेट जो बना हुआ है एटमॉस्फेयर का, ये क्या करता है, इसको ये जो इसकी सन की अल्ट्रा वायलेट रेजेस को आने से क्या करता है, रोकता है। तो इस तरह से जो अल्ट्रा वायलेट जो रेजेस है वो यहाँ तक नहीं आ पाती अर्थ तक, और ये क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर उसको यहाँ पर आने पर से रोकता है, प्रिवेंट करता है, मतलब रोकता है इन अल्ट्रा वायलेट रेजेस को। क्योंकि ये जो सन की जो अल्ट्रा वायलेट जो रेजेस होती है ये ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। इट्स नॉट गुड फॉर ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स। यस, तो देखिए, द एटमॉस्फेयर प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑन द अर्थ। यहाँ ये बोल रहा है जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑन अर्थ, अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में। ये जो अर्थ का जो टेम्परेचर की ये मौसम जो है हमारा लाइक समर्स है या विंटर्स है, इनको मेंटेन, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही सर्दियाँ हो गई, इतने विंटर्स हो गए कि लोगों का अर्थ पर रहना ही पॉसिबल नहीं है, समर बहुत ज़्यादा हो गया, इतनी ज़्यादा गर्मियाँ हो गई कि लोगों का अर्थ पर रहना ही पॉसिबल नहीं। तो ये सारी चीज़ों को कौन करता है, ये प्रिवेंट करता है, मतलब ये जो एटमॉस्फेयर है इन सारी चीज़ों को मेंटेन करता है। मतलब जो टेम्परेचर है, अर्थ का जो तापमान है, मतलब ना तो इसे बहुत ज़्यादा कूल होने देने देता है, ना ही बहुत ज़्यादा हॉट होने देता है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या करता है, रोकता है उसको, टेम्परेचर को मेंटेन के रखता है। अब कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की जो एटमॉस्फेयर है इसके क्या कंपोजिशंस है वो हम पढ़ेंगे। कंपोजिशंस ऑफ एटमॉस्फेयर हम लोग स्टूडेंट स्टडी करेंगे। ये क्या होते हैं, देखिए, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, देखिए क्या होते हैं। यस, द एटमॉस्फेयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा जो वातावरण है, ये जो डिफरेंट जो गैसेस है, अलग अलग टाइप की जो गैसेस है उनका क्या है, मिक्सचर है ये। इसमें क्या होती है, देखो, गैसेस होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, डस्ट होती है, डस्ट के पार्टिकल्स मतलब धूल के कण, पार्टिकल्स मतलब कण, धूल के कण इसमें अवेलेबल होते हैं। वाटर वेपर मतलब जो वाटर वेपर मतलब पानी जो है भाप के रूप में या वाष्प के रूप में अवेलेबल होता है, तो वाटर वेपर होता है। तो ये चीज़ें होती है, मिक्सचर हो गया, गैसेस हो गई, वाटर वेपर हो गया और डस्ट पार्टिकल, धूल के कण हो गए। अब ये कौन कौन सी गैसेस होती है, यहाँ देखिए, नाइट्रोजन जो गैस होती है वो 78% होती है एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन गैस अवेलेबल है 21% एंड 2 प्रीडोमिनेंट गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। इसके अलावा भी जो दो और ये दोनों प्रीडोमिनेंट मतलब ये इंपॉर्टेंट गैसेस है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों इंपॉर्टेंट गैसेस है एटमॉस्फेयर की वजह से, और इसके अलावा ये दोनों सबसे ज़्यादा अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में। इसके बाद जो अदर गैसेस है उनकी जो क्वांटिटी है वो एटमॉस्फेयर में क्या है, कम है, मिनिमम है। बट ये जो दोनों गैसेज है ये 2 प्रीडोमिनेंट मतलब 2 इंपॉर्टेंट गैसेज है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा हुआ है कि 2 प्रीडोमिनेंट गैसेज के नेम बताइए, तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यस, फिर देखिए अदर गैसेज में है वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स है, टुगेदर मेक अप द रिमेनिंग
1% ऑफ द एटमॉस्फेयर, और जो अनादर जो 1% एटमॉस्फेयर को ये बनाता है। लाइक आप लोग देख रहे होंगे आपकी बुक के अंदर इस तरह से सर्किल जो बना हुआ है, उसके अंदर यस देखिए सबसे ज़्यादा जो अवेलेबल है वो कौन है, नाइट्रोजन जो गैस है वो सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। फिर उसके बाद जो अवेलेबल है वो क्या है, अवेलेबल है ऑक्सीजन गैस। और उसके बाद जो इतना सा जो परसेंटेज ये जो बच रहा है ये रिमेनिंग गैसेज है, मतलब अदर गैसेज, उसमें वाटर वेपर भी है, डस्ट के पार्टिकल्स भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, या अदर मिथेन वगैरह जो भी गैसेज होती है वो यहाँ अवेलेबल है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अवेलेबल है वो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज अवेलेबल है एटमॉस्फेयर के अंदर। यस फिर नेक्स्ट देखिए, ऑल दॉन्ग कार्बन डाइऑक्साइड मेक अप ओनली 0.03% ऑफ द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी अवेलेबल है, इसी के अंदर 0.03% जो किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का है एटमॉस्फेयर के अंदर। इट इज़ अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ द एयर, ये भी क्या है, एक आवश्यक कंपोनेंट है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ज़रूरी गैस है एटमॉस्फेयर के अंदर। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैसेज है वो क्या है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है। यस स्टूडेंट्स फिर देखिए, अदर इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बाय ट्रैपिंग सोलर एनर्जी, दिस फेनिमिनॉन इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ ये बोल रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो सन रेज होती है उनको ट्रैप करने का काम करती है। तो उस ट्रैपिंग की वजह से, ट्रैपिंग मतलब खींचना या अट्रैक्ट करना, लाइक ऐसा हम समझ सकते हैं, तो पकड़ने का काम करती है। तो उन सन रेज को वो क्या करती है, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उनको ट्रैप करती है। तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज़ होता है, और ये चीज़ कहलाती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो टर्म है बहुत सी बार आपको साइंस में भी आपने देखा होगा, या नॉर्मली न्यूज़पेपर वगैरह में आप लोगों ने रीड किया होगा, या इस वर्ड से आप नॉन होंगे, आपने कहीं ना कहीं इस वर्ड को पढ़ा होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का यही मतलब है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है, सन रेज को क्या करती है, ट्रैप करती है, और ट्रैपिंग करती है सोलर एनर्जी की। और ये जो फेनिमिनॉन मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है उसका, CO2 का सोलर एनर्जी को क्या करना, ट्रैपिंग करना, ये चीज़ कहलाती है ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। यस फिर देखिए, इन मॉडर्न टाइम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इमेजन फ्रॉम ऑटोमोबाइल एंड स्मोकिंग फ्रॉम इंडस्ट्रीज contribute to an increase in the proportion of carbon dioxide result in global warming। यहाँ ये बोल रहा है, अब जो मॉडर्न टाइम, आज के अगर हम टाइम की बात करें तो फॉसिल फ्यूल्स मतलब लोग ईंधन बहुत ज़्यादा जला रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स पेट्रोल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल्स में हम देखते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर बात करें तो जो कार है, 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है, इन सब में क्या है, फ्यूल का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, पेट्रोल का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज वगैरह है, इंडस्ट्रीज है, उनसे क्या निकल रहा है, धुआं बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो स्मोकिंग जो हो रही है, तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है प्रपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को के प्रपोर्शन को, मतलब इसकी जो मात्रा है ये इतने कम परसेंटेज में है, तो इसको लेकिन क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ये जो हम बहुत ज़्यादा व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से, या इंडस्ट्रीज से निकलने वाले स्मोकिंग की वजह से, या फॉसिल फ्यूल्स हम लोग जीवाश्म ईंधन वगैरह ये यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। और इसका जो रिजल्ट क्या आ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब बताया कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। यस तो हमें क्या करना चाहिए, व्हीकल्स का यूज़ कम करना चाहिए। स्टूडेंट्स है, स्कूल आ रहे हैं, आप लोग ट्यूशन्स जा रहे हैं, या आप लोगों को मार्केट जाना है, तो हमें साइकिल का, बाईसाइकिल का यूज़ मोस्टली करना चाहिए। या हम अगर नियर बाय हमें कहीं जाना है तो हम वॉकिंग डिस्टेंस पे अगर वो जगह है तो हम वॉक करते हुए भी जा सकते हैं, अदरवाइज़ हमें साइकिल का यूज़ करना है। हमें ट्री और प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं ताकि पॉल्यूशन ना हो, और वो भी एटमॉस्फेयर को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। तो यस फिर देखिए, द राइज इन टेम्परेचर विल रिजल्ट इन मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस। तो अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रही है, मतलब अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं, क्या इफेक्ट्स इसके नज़र आ रहे हैं, वो यहाँ पर बताया हुआ है। यस देखिए, द राइज इन टेम्परेचर विल रिजल्ट इन मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, thus raising the sea level and causing floods in coastal regions। यहाँ ये बोल रहा है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, एक तो जो मेल्ट, जो ग्लेशियर्स है, बर्फ़ के पहाड़ है, वो क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। जो पोलर आइस कैप्स है, मतलब जो बर्फीले पहाड़ है, वो मेल्ट हो रहे हैं, और इसकी वजह से जो सी लेवल, समुद्र का जो लेवल है बढ़ रहा है। और वो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि बर्फ़
जो पिघल के कहाँ आ रही है, वो बर्फ़ का जो पानी पिघल कर मेल्ट होकर कहाँ मिल रहा है, सी में मिल रहा है। और सी में मिलने की वजह से जो सी का जो लेवल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लॉजिंग फ्लड्स इन कोस्टल रीजन। और इस वजह से क्या हो रही है, फ्लड्स, बाढ़ आ रही है जो कोस्टल जो रीजन्स है, कोस्टल जो एरिया मतलब समुद्र के आसपास के जो एरिया है, समुद्र के आसपास का जो रीजन है, वहाँ पे क्या आ रही है, फ्लड्स, बाढ़ आ रही है। और इसका रीज़न है कि ग्लेशियर से आइस मेल्ट हो रही है और मेल्ट होके ओशियंस में मिल रही है। और इसकी वजह से जो सी लेवल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से ही हो रहा है। यस, फिर देखिए, दिस वुड लीड टू सबमर्ज ऑफ द कोस्टल रीजन्स, द वाइपिंग आउट ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन एंड एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। और ये बोल रहा है कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इस वजह से भी हो रही है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि वो कोस्टल एरिया के आसपास शिफ्ट हो जाती है, उसी के आसपास शिफ्ट हो रहे हैं। और इसके अलावा प्लांट्स एंड ट्रीज़ की भी बहुत कटिंग हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए नहीं जा रहे हैं, उनको कट किया जा रहा है पर्सनल यूज़ के लिए। लोग अपने फ़ायदे के लिए प्लांट्स एंड ट्रीज़ को कट कर रहे हैं। तो इस वजह से भी क्या हो रहा है, काफ़ी सारा हार्म हो रहा है और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती जा रही है। फिर देखिए, द ओजोन गैस फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन गैस कहाँ फाइंड आउट होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। सन से जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेशन जो रेज आती है, जो रेडिएशन आता है, उसे प्रोटेक्ट करती है ओजोन गैस। एक लेयर बनी हुई ओजोन लेयर। तो क्या होती है, जो सन से जो हार्मफुल जो गैसेज आती है उनको यहाँ आने से क्या करती है, रोकती। वो हम तक नहीं पहुँच पाती, अर्थ तक नहीं पहुँच पाती वो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेजेस जो है। फिर देखिए, क्लोरोफोनल्स used in refrigerator and air condition are the main cause of depletion of the ozone layer। यहाँ ये बोल रहा है जो ओजोन जो लेयर है, इस लेयर में क्या हो गया है, होल हो गया। आपने सुना होगा ओजोन लेयर में क्या हो गया, होल हो गया। और वो होल होने का जो रीज़न है वो क्या है कि हम ज़्यादा मोस्टली क्या यूज़ कर रहे हैं, हम एयर कंडीशंस, एसी यूज़ कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह यूज़ कर रहे हैं। और एसी और फ्रिज के अंदर जो एक गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन करके, वो यूज़ होती है। तो वो जो गैस जब रिलीज़ होती है, जब हम एसी या फ्रिज चलाते हैं, तो जो क्लोरोफ्लोरो जो गैस रिलीज़ होती है, तो वो क्या करती है, जो ये ओजोन लेयर है इसमें होल करती है, मतलब इसमें छेद कर देती है। और इस ओजोन लेयर में अब क्या हो गया, छेद हो गया है। तो ऑब्वियसली जो सन रेज क्या होगी, यहाँ से निकल के और अर्थ तक आ रही, और इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, कि हमें जो फ्रिज एंड एसी का जो यूज़ है मिनिमम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम उसका यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं तो उसकी वजह से ओजोन लेयर में क्या होगा, होल होगा। और ओजोन लेयर में होल होने की वजह से जो सन की जो हार्मफुल रेजेज है, अल्ट्रा वायलेट जो रेजेज है, वो अर्थ तक पहुँचेगी और हम लोगों के लिए, जो ह्यूमन्स बीइंग है, उनके लिए क्या है, वो हार्मफुल है। और इसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यस, देखिए, द मेन कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो इस वजह से क्या हो गया, ओजोन लेयर में छेद हो गया है। और छेद होने की वजह से जो वो रेजेस है, हार्मफुल रेजेस, वो क्या आ रही है, अर्थ तक आ रही है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर विल अलाउ हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रिच टू दी अर्थ। तो और ये जो होल होने की वजह से वो क्या हो रहा है, हार्मफुल जो रेजेस है वो अर्थ तक पहुंच पा रही है, कॉजिंग स्किन कैंसर एंड अदर हेल्थ हैजार्ड। और उसकी वजह से लोगों में क्या हो रहा है, स्किन का कैंसर हो रहा है, या अदर हेल्थ हैजार्ड, मतलब अदर बीमारियां हो रही है। बहुत डिफरेंट टाइप्स की लोगों में हमें बीमारियां देखने को मिल रही है, हानिकारक हैजार्डस बीमारियां हमें यहाँ देखने को मिल रही है लोगों में। यस, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि जो इसका स्ट्रक्चर कैसा है एटमॉस्फेयर का, कि कैसा स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ देखेंगे। इस स्ट्रक्चर में हम जो लेयर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। यस, देखिए स्ट्रक्चर देखिए एटमॉस्फेयर का जो है, द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड रफली अप टू 1600 किलोमीटर अबाउट द अर्थ। लाइक अर्थ है, अर्थ से 1600 किलोमीटर ऊपर तक क्या है, एटमॉस्फेयर है। ऐसा रफली आइडिया है कि अर्थ से 1600 किलोमीटर ऊपर तक क्या है, एटमॉस्फेयर है, वातावरण है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर। और इस एटमॉस्फेयर को कितनी लेयर्स में, 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। ये यहाँ से लेके वहाँ, मतलब जहाँ तक 1600 किलोमीटर ऐसा रफली आइडिया है, तो उसको 5 जो लेयर्स है उसमें डिवाइड किया गया है। देखिए उनके नेम है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर।
फर्स्टली वी डिस्कस ट्रोपोस्फियर। यहाँ जो हम फर्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ट्रोपोस्फियर हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। यस स्टूडेंट्स, देखिए क्या होता है ट्रोपोस्फियर। The troposphere is the lowest but the most important layer of the सबसे जो नीचे की जो परत होती है वो क्या होती है? ट्रोपोस्फियर होती है। एटमॉस्फेयर के अंदर मतलब जो सबसे लोअर लेवल की जो लेयर होगी उसे बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर के अंदर। इट एक्सटेंड अप टू 18 किलोमीटर अबाउट द इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर ओवर द पोल। ऐसा माना जाता है जो अर्थ पे जो इक्वेटर है, आप लोगों को पता होगा इक्वेटर कहाँ है? अर्थ के मिड में ऐसा माना गया है। तो इक्वेटर से तो ऐसा माना है, ये इक्वेटर है मिड में, इक्वेटर से तो ऐसा माना है कि ये कितने किलोमीटर है? 18 किलोमीटर। बट ये जो पोल्स है, पोल से ये कितने किलोमीटर पे है? 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है ट्रोपोस्फियर। यस, फिर देखिए ऑल वेदर फेनोमेनॉन लाइक रेन, फॉग ETC अकर इन दिस लेयर। जो भी वेदर मतलब जो मौसम है, फॉग कोहरा आना, बारिश आना, या लाइक सर्दी या गर्मी, जो भी वेदर की जो कंडीशन होती है वो इस ट्रोपोस्फियर की वजह से ही होती है। बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर डिक्रीज विथ हाइट इन दिस लेयर। इसकी वजह से जो टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है इस लेयर की वजह से। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज नंबर पर हम लोग देखेंगे, पेज नंबर जो 34 है उसमें हम देखेंगे स्ट्रेटोस्फियर। सेकेंड जो लेयर है वो कौन सी लेयर है? स्ट्रेटोस्फियर। यस, देखिए क्या होती है स्ट्रेटोस्फियर। द स्ट्रेटोस्फियर लाइज अबाउट द ट्रोपोस्फियर। अब जो स्ट्रेटोस्फियर किससे ऊपर होगी? यह है ट्रोपोस्फियर हमने माना, तो इससे जो ऊपर होगी वो होगी स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर इससे ऊपर वाली होगी स्ट्रेटोस्फियर। यस, देखिए द स्ट्रेटोस्फियर लाइज अबाउट द ट्रोपोस्फियर, मतलब ट्रोपोस्फियर से ऊपर क्या होती है? स्ट्रेटोस्फियर होती है। एंड एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर अबाउट द अर्थ सरफेस। और इसकी जो हाइट है अर्थ के सरफेस से कितनी मानी है? 50 किलोमीटर मानी है। अर्थ का जो सरफेस है उससे कितनी है? 50 किलोमीटर की इसकी हाइट मानी हुई है, किसकी? स्ट्रेटोस्फियर की। यस, फिर देखिए दिस लेयर इज़ फ्री फ्रॉम वेदर फेनोमेनॉन लाइक फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, रेन ETC। इस लेयर के अंदर मतलब स्ट्रेटोस्फियर के अंदर कोई वेदर फॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब कोई मौसम नहीं बनते कि बारिश होना या कोहरा होना या ओले गिरना, इस टाइप की कोई भी जो वेदर कंडीशन यहाँ नहीं होती है। थस प्रोवाइडिंग आइडियल कंडीशन फॉर फ्लाइंग ऑफ जेट प्लेन। जो जेट प्लेन्स होते हैं वो उड़ने के लिए ये सबसे अच्छी लेयर है, मतलब स्ट्रेटोस्फियर जो लेयर है वो बेस्ट लेयर है किसके लिए? जेट प्लेन्स के लिए। तो जो जेट प्लेन जो फ्लाई होते हैं वो कहाँ होते हैं? स्ट्रेटोस्फियर में ही होते हैं। यस, फिर देखिए दिस लेयर इज रिच इन ओजोन गैस विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेजेस ऑफ द सन। और ये जो स्ट्रेटोस्फियर है यहाँ क्या है? ओजोन गैस है। ओजोन लेयर होने की वजह से भी ये क्या है? जो सन की हार्मफुल जो रेजेस है, सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेजेस है वो उनको आने से रोकती है स्ट्रेटोस्फियर। तो इस तरह से ये जो लेयर है उसे भी क्या माना जाता है? एक आइडियल लेयर माना जाता है। अब नेक्स्ट जो है लेयर वो है मेसोस्फियर। अब स्ट्रेटोस्फियर से ऊपर हम जाएंगे तो कौन सी लेयर है? मेटोस्फियर जो लेयर है उसके बारे में स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। मेसोस्फियर कौन सी लेयर है? मेसोस्फियर। यस, देखिए क्या होता है? द मेसोस्फियर इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। कौन सी नंबर की लेयर है ये? एटमॉस्फेयर की थर्ड नंबर की लेयर है मेसोस्फियर। फिर देखिए विच एक्सटेंड फ्रॉम 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर इन हाइट। इसकी जो हाइट है वो कितनी है? अर्थ के सरफेस से 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक की हाइट है मेसोस्फियर की। यस स्टूडेंट्स, फिर देखिए मेटेरॉइड्स विच एंटर द अर्थ एटमॉस्फियर बर्न अप इन दिस एयर। तो जो स्पेस से जो मेटोस्फियर आते हैं, मतलब जो गैसेस के जो गोल शेप का अपन मान सकते हैं, राउंड शेप के जो गैसेस और रॉक्स जो आते हैं, पार्टिकल्स, वो क्या आते हैं? इस मेसोस्फियर में आते ही क्या हो जाते हैं? बर्न हो जाते हैं, मतलब जल जाते हैं। तो इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है? मेसोस्फियर नेम दिया गया है। नेक्स्ट जो लेयर है उस लेयर का नाम है थर्मोस्फियर। ये स्टूडेंट कौन सी लेयर है? थर्मोस्फियर। क्या होता है देखिए, इन थर्मोस्फियर टेम्परेचर इंक्रीजेज रैपिडली विथ इंक्रीज हाइट। जैसे जैसे अब ये क्या बोल रहा है? टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे हाइट क्या होती जाएगी? ऊपर होती जाएगी। तो यहाँ जो हाईली टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है थर्मोस्फियर में। आयनोस्फियर is a part of this layer which extend from 80 किलोमीटर to 400 किलोमीटर।
जो आइनोस्फीयर है वो आइनोस्फीयर इसी का ही पार्ट है। थर्मोस्फीयर के अंदर ही क्या आता है, आइनोस्फीयर है, और उसकी जो है वो है 80 से लेके 400 किलोमीटर तक की उसकी हाइट एस्टिमेट की गई है, ऐसा माना गया है। फिर देखिए, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयोन्स रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ एंड हेल्प इन रेडियो कम्युनिकेशन। यहाँ ये हम बोल रहे हैं, यहाँ पर जो आयनोस्फीयर इसलिए नाम लिया गया है, यहाँ आयंस अवेलेबल है, मतलब इलेक्ट्रिकल जो पार्टिकल्स है वो अवेलेबल है, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स यहाँ अवेलेबल है जो रेडियो वेव्स को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, और ये जो अर्थ से जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है उसमें हेल्प करता है। लाइक रेडियो, पुराने टाइम में रेडियो चलता था, तो रेडियो विदाउट एनी वायर के, विदाउट किसी के क्या होता था, वो चलता था, तो वो कम्युनिकेशन किसकी वजह से आता था, ये थर्मोस्फीयर के अंदर जो आइनोस्फीयर था उसकी जो रेडियो वेव्स थी उसी की वजह से ये कनेक्टिविटी हो पा रही थी। या आज हम मोबाइल के अंदर या एफएम रेडियो वगैरह देखते हैं, वो इसी की वजह से कनेक्टिविटी हो पा रही है। या आज जो टीवी चैनल्स है वो किसकी वजह से वर्क कर रहे हैं कि हम अलग अलग टाइप की चैनल्स देख पाए, तो ये इसी वेव, ये जो कम्युनिकेशन के लिए ये बेस्ट है। थर्मोस्फीयर में जो आइनोस्फीयर है वो इसमें हेल्प कर रही है। यस, फिर देखिए एग्जॉस्फीयर, लास्ट जो लेयर है वो कौन सी, 5th नंबर की जो लेयर है उसका नाम है एग्जॉस्फीयर। यस, देखिए, द एग्जॉस्फीयर इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ वेरी थिन। ये जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है और यहाँ एयर की जो डेंसिटी, मतलब एयर का जो घनापन है, डेंसिटी है वो बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही थिन है, लेयर जो है वो बहुत ही पतली है। इट हैज़ नो आउटर लिमिट एंड अल्टीमेटली मर्ज इनटू इंटरप्लैनेटरी प्लेस। यहाँ ये बोल रहा है इसकी जो हाइट है वो कोई फिक्स नहीं है, आगे जाके ये क्या इंटरप्लैनेटरी उसमें क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, मतलब आगे जाके क्या हो जाता है, स्पेस अंतरिक्ष आ जाता है, और जो प्लैनेट्स वगैरह आ जाते हैं उसमें जाके ये मिक्स हो जाती है। तो एग्जॉस्फीयर की कोई हाइट फिक्स नहीं है। यस स्टूडेंट्स, तो आपके यहाँ एक लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर का डायग्राम आप लोगों की बुक में दिया हुआ है, उसको समझने का ट्राई किए आप लोग, क्या है ये डायग्राम। यस, यहाँ इस डायग्राम के अंदर ये आपको डायग्राम नोटबुक के अंदर भी ड्रॉ करना है इस डायग्राम को। यस स्टूडेंट्स, देखिए इस तरह से एक डायग्राम है। यहाँ जो देखिए सी लेवल, मतलब समुद्री लेवल से यहाँ देखा गया है, तो यस देखिए यहाँ जो है ट्रोपोस्फियर है, फिर है स्ट्रेटोस्फियर, फिर है मेसोस्फियर, देन है थर्मोस्फियर, और देन ऊपर जो है सबसे लास्ट में एग्जॉस्फियर है, और उसके बाद इंटरप्लैनेटरी सिस्टम आ जाता है। तो ये ट्रोपोस्फियर, यहाँ वेदर क्रिएट होता है, मौसम क्रिएट होता है, इस तरह से ये बनी हुई है। फिर यहाँ जो स्ट्रेटोस्फियर, जहाँ पर जेट प्लेन के लिए इसको सुटेबल माना जाता है स्ट्रेटोस्फियर को। फिर क्या आती है मेसोस्फियर, मेसोस्फियर के अंदर क्या है, जहाँ मेटेरोइड्स ऑटोमेटिक बर्न अप हो जाते हैं, जल जाते हैं। देन है थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर में क्या अवेलेबल है, आयनोस्फियर भी अवेलेबल है, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स वहाँ हैं। और उसके बाद लास्ट है एग्जॉस्फियर आता है। एग्जॉस्फियर के अंदर सैटेलाइट्स वगैरह है, स्पेस क्राफ्ट हमें देखने को मिलते हैं, और जो प्लेन्स वगैरह है वो कमर्शियल प्लेन वो स्ट्रेटोस्फियर वाली, क्योंकि यहाँ मौसम जो है मौसम से फ्री रहता है। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, मौसम नहीं बनता है, मतलब बादल वगैरह ये नहीं होंगे, तो वहाँ क्या प्लेन चल पाएगा। अब थर्मोस्फियर में अगर हम प्लेन की बात करें तो यहाँ क्या वेदर क्रिएट हो रहा है कि बारिश आ रही है, तो बारिश आ रही तो क्या आ गया, बादल आ गया, तो इसकी वजह से प्लेन क्या है, प्लेन नहीं फ्लाई कर पाएगा। तो स्ट्रेटोस्फियर है, वहाँ जेट प्लेन वगैरह क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। वो इसी रीज़न है क्योंकि यहाँ कोई वेदर नहीं बनता, कोई मौसम नहीं बनता है, इस वजह से। यस, अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वेदर एंड क्लाइमेट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टूडेंट्स, वेदर एंड क्लाइमेट, कि क्या होता है वेदर। बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि बोथ आर सेम, वेदर एंड क्लाइमेट बोथ आर सेम, बहुत सारे ऐसा मानते हैं, बट नहीं, दोनों क्या है, अलग अलग है। वेदर एंड क्लाइमेट क्या है, देखिए, वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेदर क्या है, एटमॉस्फेयर की कंडीशन है ऑफ स्मॉल एरिया फॉर गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो बहुत ही एक स्मॉल एरिया में कुछ टाइम के लिए जो वेदर रहता है, मौसम रहता है। लाइक अगर जैसे हम थोड़े से अपने भिलवाड़ा और भिलवाड़ा के अगर आसपास के डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लाइक हम वहाँ बोल सकते हैं अभी बहुत हॉट जो टाइम है वो जो चल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ। और यहीं कहीं हम इंडिया के अदर पार्ट की बात करें तो वहाँ रेनी सीजन, बारिश आ चुकी है। तो इस तरह से जो वेदर होता है वो बहुत ही स्मॉल एरिया में होता है, बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है। वेदर कीप ऑन चेंजिंग एवरी फ्यू आवर्स इन अ डे। यहाँ ये बोल रहा है वेदर जो मौसम है हर कुछ एक ही दिन में
चेंज होता रहता है, लाइक इन ए डे में एक ही दिन में हम देख सकते हैं सुबह तो लाइक बारिश आई थी और वापस शाम को क्या हो गई, धूप हो गई, या सुबह बहुत ही धूप थी और शाम को क्या आ गई, बारिश। तो एक ही दिन में क्या हो गया, मौसम चेंज हो गया। तो ये चीज़ कहलाती है वेदर। फॉर एग्जाम्पल हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी मेक द वेदर स्लर्टरली एंड अनकम्फर्टेबल। यहाँ ये बोल रही है बहुत ही टेम्परेचर क्या है, हाई है, और ह्यूमिडिटी नमी जो है, तो ये कौन सी जो होता है, स्लर्टरी, मतलब चिपचिपा वाला जो मौसम हो जाता है, उमस वाला जो मौसम हो जाता है, और ये बहुत ही अनकम्फर्टेबल होता है। लाइक जो जुलाई वाला मंथ होता है, जब बारिश भी नहीं आती है और धूप भी गिरती है, अगर बारिश आती है तो भी बहुत कम आती है, तो उसकी वजह से जो मौसम क्रिएट हो जाता है, उमस वाला मौसम, जो कि अभी जुलाई का मंथ अभी चल रहा है, तो ये वाला जो मौसम क्रिएट हो गया है। फिर देखिए क्लाइमेट रेफर टू दी एवरेज वेदर। अब हम यहाँ हमने बात करी वेदर की, कि वो वेदर क्या होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए और शॉर्ट प्लेस पर होता है। अब हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट की। जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग एरिया में होता है और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है। कैसा होता है देखिए, क्लाइमेट रेफर टू द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए लार्ज एरिया। क्लाइमेट किसको रेफर करता है, एवरेज वेदर कंडीशन को लार्ज एरिया में और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। क्लाइमेट रिमेन कांस्टेंट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन में बी 3 और 6 मंथ ऑफ ए ईयर। क्लाइमेट जैसे कि कभी 3 मंथ 6 मंथ के लिए जो होता है वो होता है क्लाइमेट। फिर यस देखिए स्टूडेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड, परसिपिटेशन आर एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। यहाँ ये बोला जो टेम्परेचर है या ह्यूमिडिटी नमी है, या जो हवा का जो प्रेशर लगता है वो है, या परसिपिटेशन है मतलब ओले आना या बारिश आना, या क्लाउड्स में जो नमी है, वेपर जो अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, वेदर और क्लाइमेट के अंदर ही आती है। यस आपकी बुक में दिया हुआ है, डू यू नो, आप लोग देखिए, द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी। जो वेदर की अगर हम स्टडी करते हैं तो वो स्टडी क्या कहलाती है, मेट्रोलॉजी कहलाती है। और ये स्टडी हम क्लाइमेट की करते हैं तो वो जो स्टडी कहलाती है सीमेंटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है, क्लाइमेटोलॉजी कहलाती है। यस स्टूडेंट्स, अब हम जो डिस्कस करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है देखिए, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ एयर इज कॉल्ड टेम्परेचर। क्या होता है कि आप लोगों ने टेम्परेचर जो वर्ड सुनते होंगे आप लोग, या न्यूज़पेपर में आता है कि अभी जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आजकल मोबाइल्स में भी शो होता है टेम्परेचर, कि अभी आपके जो जिस जगह पर है उसका टेम्परेचर क्या चल रहा है। सॉरी, तो यहाँ ये बोल रहा है या डिग्री ऑफ हॉटनेस, टेम्परेचर को किस में मेजर करता है, डिग्री में। किस में मेजर करता है, डिग्री में। तो डिग्री जो है हॉटनेस या कूलनेस की, बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा ठंडक है, तो ये चीज़ कहलाएगी टेम्परेचर, जिसको डिग्री में मेजर करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड 6 मैक्सिमम एंड 6 मिनिमम थर्मोमीटर। और यहाँ ये बोल रहा है कि जिससे टेम्परेचर हम मेज़र करते हैं, मतलब टेम्परेचर नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट को नाम दिया है 6 मैक्सिमम या मिनिमम, कि उससे हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं कि जो अभी जो टेम्परेचर क्या है, कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ये और इंक्रीज़ हो रहा है तो कितने डिग्री पर है, कि 40 डिग्री पर है, 45 डिग्री पर है, 42 पर है या 43 पर है। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो कितने पे है, कि ये 10 डिग्री पर है, 5 डिग्री पर है, 8 पर है, या 11 पर है, या 12 पर है। तो इस तरह से हम उस टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं। द स्टैंड ऑफ यूनिट मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। यहाँ ये बोल रहा है जो जिसमें उसको मेज़र किया जाता है डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। ऑन दी सेल्सियस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री। यहाँ ये बोल रहे हैं फ्रीज मतलब जम जाता है, मतलब 0 डिग्री पर उसको फ्रीजिंग पॉइंट, ये मतलब 0 डिग्री हो गया, मतलब कि क्या सिचुएशन हो गई कि अब जो चीज़ है वो जमने लगेगी। एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री, और 100 डिग्री पर क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी चीज़ क्या होने लगेगी, बॉयल मतलब उबलने लगेगी। तो फ्रीजिंग जमने के लिए जो पॉइंट लिया गया है 0 डिग्री लिया गया, और जो हॉटनेस के लिए लिया 100 डिग्री, मतलब उस पर चीज़ें क्या होने लगेगी, बॉयल होने लगेगी। द सन इज़ मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। जो सन है वही क्या है, मेन सोर्स है हमारी हीट एंड लाइट का। इट रेडिएट हीट इन ऑल डायरेक्शन, और जो इसकी जो हीट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो एक ही सन है उससे हीटनेस अगर आ रही है तो वो सारे डायरेक्शन में जा रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है, ऐसा नहीं, सभी दूर जो क्या होता है उसकी हीटनेस फैलती है। यस देखिए, अर्थ रिसीव ओनली मिलियंथ पार्ट ऑफ सन्स हीट और सोलर रेडिएशन। जो अर्थ सिर्फ उसका 10 मिलियंथ मतलब 10 लाखवां जो भाग होता है वही हमारे पास आता है, बाकी जो अदर पार्ट है वो हम तक नहीं पहुंच पाता है, सन की जो रेज है उनका। दिस इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज़ नॉन एज इंसुलेशन।
और ये जो सन की जो रेडिएशंस है या जो रेज़ यहाँ पर आती है ये चीज़ कहलाती है इंसुलेशन, मतलब रेडिएशन ऑफ सन रेज, कि सन रेज कितनी अर्थ पर आ रही है, उनका रेडिएशन कितना आ रहा है, ये चीज़ कहलाती है इंसुलेशन। तो ये हमने देखा टेम्परेचर के बारे में, किस तरह से टेम्परेचर हाई और लो होता है। तो स्टूडेंट यस देखिए आर पार्ट 1 इज़ कंप्लीट, हमने पार्ट 1 इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। हमने एटमॉस्फेयर के बारे में देखा है, स्ट्रक्चर हमने देखा है, न्यू वर्ड्स हमने देखे हैं, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, स्ट्रक्चर क्या होता है एटमॉस्फेयर का, उसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर जो लेयर्स थी वो हम लोगों ने डिस्कस करी है। देन वी अगेन वी डिस्कस वेदर एंड क्लाइमेट एंड लास्टली वी डिस्कस टेम्परेचर। यस स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।